हे गाइस, मैं कौशल बैक करने से कहना था भाई, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का जो भी ट्रेजर ट्रॉफ की सारी पॉइंट्स है उसके बारे में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जो तुम्हारे थीम के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सब इस वीडियो में समझ लो, और जो लिटरेसी डिवाइसेस होते हैं वो भी इस वीडियो में हो जाएंगे। और बेसिक समरी भी हर पॉइंट की हम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी डैफोडिल्स। अब ये क्या है? डैफोडिल्स। ऑलराइट, डैफोडिल्स का मतलब क्या तुम्हें पता होगा? जो इंग्लैंड में स्पेशली, मतलब बाकी जगह भी होता है बट हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं पोएम वगैरह की, तो इंग्लैंड में जो ऐसे फूल खिलते हैं सबसे पहले समर में, स्प्रिंग में, ठीक है, उसको डैफोडिल्स बोलते हैं। अब ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कहानी है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और वो कह इट इज एन ओरिजिनल कहानी, बट द डिफरेंस है कि जब वो इस फील्ड में जाते थे ही वॉज विद हर सिस्टर। इसमें बताया गया कि ही इज लोनली एंड मतलब अकेले घूम रहे हैं बिना कोई वॉन्डरिंग अराउंड, बिना कोई ऐसे सोचे समझे। सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली, तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बात है, इसके हम थीम्स के बारे में बात कर ले। सबसे पहले कि नेचर अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय। अब देखो इसमें क्या है कि वो अकेला ऐसे घूम रहा था, ऐसे कुछ था नहीं, ऐसे घूम रहा था क्लाउड की तरह वॉन्डरिंग के, जो पहाड़ों के ऊपर बादल घूमते रहते हैं, इनका कोई एमलेसली घूमते, कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही नेचर अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, कि नेचर, और एकदम से क्या होता है कि वो बंदा ना पूरा ऐसे सही हो जाता है वहां पे देख के। ऐसा क्या हुआ वहां पे, इतना खुश हो गया वो, बाद में भी उसी चीज को याद कर रहा है, इतने अच्छे मूवमेंट को। पहले जो समझ रहा था कि बोरिंग मूवमेंट है, कोई मतलब नहीं है, पर्पसलेस मूवमेंट है, उसी मूवमेंट को बंदा पूरी जिंदगी याद रख रहा है। जब भी आंखें बंद करता है वो चीज याद आती है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नेचर की वजह से। नेचर जो एक सोर्स है, एटर्नल जॉय, एटर्नल मतलब दुनिया से बड़ा, ऐसा पूरा ना आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप, ऐसा एटर्नल जॉय का ऐसा नेचर एक सोर्स है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में तुम कुछ भी लिख सकते हो कि नेचर की वजह से हम कितने, मतलब हमारा मूड फ्लक्चुएट तो नहीं, मतलब अच्छा हो जाता है, एंड यू नो हम काम हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, ऐसे बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ही ऑथर हुआ वैसे ही हम हो जाते हैं। दूसरा, नेचर्स हीलिंग पावर। अब इसमें तुम लिख सकते हो कि वैसे बुक में लिखा नहीं, बट कि द ऑथर इज डीलिंग विद हिज ब्रदर्स डिमाइस एंड ये वो, तो ही इज लोनली, या फिर वैसे ही लिख सकते हो कि अकेला था ऐसे वो। तो उसके बाद नेचर्स हीलिंग पावर ने उसको सही कर दिया। तुम्हें पता है ना इसके एंड में वो कितना खुश था, ठीक है। एंड में वैसे स्टोरी में क्या लिखा वो बार बार कि मतलब वो सबको देख के आई वाज सो गे एंड ये वो चीज़ें। अब वो गे का मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसा नहीं, उसमें उस टाइम पे उसे हैप्पी माना जाता था। गे मीन्स हैप्पी, ठीक है, उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ऐसे यूज़ किया जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होना हमने, ठीक है। बेसिकली मतलब है वो सब खुश था, ठीक है, खुश हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा आ सकता है कि क्या टाइटल सही था ये पोइम का? क्या टाइटल सही है? जी हाँ। तो इसको मोस्टली ऐसे लिखता हूँ कि हाँ अच्छा है टाइटल। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा टाइटल अच्छा होगा, ठीक है। वो सोचोगे तो फिर तुम्हारी दो तीन चीज़ें और आगे पीछे निकल जाएंगी। फिर सोच के अच्छा ये टाइटल अच्छा है, क्यों अच्छा है, उसके पॉइंट सोचो। एक चीज तो पहली कर रखी है ना, टाइटल तो है तुम्हारे पास, क्यों अच्छा बस ये बताना है। तो टाइटल अच्छा, हाँ जी अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि पूरी कहानी इसके अराउंड रिवॉल्व ही करती है डैफोडिल्स के, एंड डैफोडिल्स ही तुम्हें हम बताते हैं कि उनके नेचर का, मतलब नेचर का एक रूप है डैफोडिल्स। एक छोटा सा ऐसे प्रेजेंटेशन वगैरह के कुछ भी बोल सकते हो कि उसकी वजह से जो नेचर की अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब रियलिटी वर्सेस यूथोपिया, ये एक चीज़ तुम्हारी आएगी कि रियलिटी जो स्टार्टिंग में थी, जो पूरा पॉइंट ऐसे वैसे था, और यूथोपिया जो बाद में मतलब एक आइडियल वर्ड बन गया डैफोडिल्स के सिर्फ आने से। मतलब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा, सारी टेंशनें गई, सब गया, एंड ही वाज सो हैप्पी, सो ग्लैड, ठीक है, वो मूवमेंट पे एंड वो सब चीज़ें ऐसे देख के मतलब मज़ा आ गया। एंड तक कितने हज़ारों वो फूल देखी जा रहा है, डैफोडिल्स देखी जा रहा है, ठीक है। आसपास की चीज़ें भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बस उनको देख रहा है। और इसके बारे में अगर डैफोडिल्स कहाँ थी उसका थोड़ा वो सब आइडिया लेना हो तो एक बहुत ऐसे लैंड पे थे जिसके पास रिवर थी, ठीक है, लेक था, और यहाँ पे ऐसे एक पेड़ के नीचे थे मोस्टली, ठीक है, बड़े पेड़ उसके नीचे ऐसे लगे हुए थे, ठीक है, वाइट होते। ऑलराइट, अब ये हो गया तुम्हारा यूफोरिया। उसके बाद अब क्या है? यूथोपिया, सॉरी यूफोरिया, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है यार कि मतलब किसी अनलिविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, उसे ह्यूमंस के साथ कंपेयर करना, या कुछ जैसे हिम इज इक्वल टू क्लाउड, हिम इज इक्वल टू क्लाउड, मतलब उसने अपने आप को क्लाउड से किया ना, कि मैं ऐसे वॉन्डर कर रहा था, मैं ऐसे घूम रहा था जैसे एक बादल घूमता है पहाड़ों के ऊपर बिना कोई मकसद के, वैसे, ठीक है। तो एक ये चीज़ करी उसने। दूसरा, उसने डैफोडिल्स को इंसान बना दिया, डैफोडिल्स को होस्ट से कंपेयर कर दिया, कि ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा शहर है, उनका देश है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा स्वागत किया। ऐसा तुम स्टोरी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। स्टोरी कह दिया, जो जितने भी पॉइंट्स हैं सब रीडिंग ज़रूर लगाना, ठीक है। कल उठ के भी हो सके तो सुबह उठ के एक बार रीडिंग लगा लेना, बिकॉज पॉइंट्स में से ना लाइनें उठ के आनी है। स्टोरीज की तुम ऐसा लिख सकते हो समरी लिख दी, कीवर्ड्स नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पॉइंट्स है ना इनमें तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये पैरा का मतलब ये था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और छोटी छोटी तो है, हो जाएंगी, ठीक है, दो तीन बार रीड कर लेना। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब कि नॉन लिविंग को लिविंग बना देना, उसकी क्वालिटीज दे देना, ऐसे कंपेयर कर देना। सिमिलीज में हम और कंपेयर करेंगे जो कि पूरा ऐसे चीज हो रही है, ठीक है। आइडल वॉन्डरिंग इज इक्वल टू क्लाउड ओवर हिल्स,
और डांस ऑफ डेफोडिल्स को कंपेयर किससे किया कि वेव डांस इन, अब ये कुछ नहीं है कि इसमें मतलब ह्यूमन अनह्यूमन कुछ ऐसा होना नहीं, इसमें बस कंपैरिजन है, ठीक है, सिमिलीज कि डांस ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स जैसे हवा से हिल रही थी, नाच रही थी ऐसे ऐसे, वो खुश हो रहा था देख के, उसने उसे कंपेयर किया वेव डांस से, और उसने कहा कि ये जो पानी हिल रहा है आसपास के लेक में वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये नाच रही है, ठीक है। और डेफोडिल्स को उसने कहा ट्विंकलिंग स्टार के साथ भी कंपेयर किया, ठीक है, डेफोडिल्स को उसने ट्विंकलिंग स्टार्स के साथ भी कंपेयर किया। ऑल राइट, अब इन्वर्जन एक और चीज़ होती है। इन्वर्जन मतलब कि तुम्हारा सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और जो काम हो रहा है, ठीक है, जो वर्ब हो रहा है वो पहले आ जाता है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ आया वो तुम्हें, मैं एग्जांपल है 10,000 सॉ आई, 10,000 सॉ आई इन माई वन नेकेड आई, जो भी ऐसा है, मतलब आगे लाइन है, बट ये लाइन का मतलब क्या कि 10,000 सॉ आई, बात तो वही है ना कि आई सॉ 10,000, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, लेकिन क्या है कि आई बाद में आ रहा है और सॉ वर्ब पहले आ रहा है, ये इन्वर्जन हो गया। 10,000 सॉ आई, ये तो तुम्हें देख के पता लग गया, ठीक है, तो ये इन्वर्जन होता है। अच्छा, ऑल्सो इनवर्ड जो आई है ना उसका मतलब मेमोरी से कंपेयर, इसे तुम मेटाफोर के तरीके से समझ सकते हो एक कि इनवर्ड आई इज अ मेमोरी। इनवर्ड आई जब वो एंड में बोलती है ना, वो वैसे उसकी वाइफ ने कंट्रीब्यूट करी थी वो लाइनें, फन फैक्ट अगर तुम्हें नहीं पता, ठीक है, मैं फिर भी एक बार अगर रीड करके तुम्हें बताऊँ वो लाइन्स, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, तो ये क्या है कि द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। तो ये जो इनवर्ड आई है कि एकदम से मतलब आंखों के सामने आ जाता है, आंखों के सामने, आंखें बंद करके आंखों के सामने कोई चीज़ कैसे आ सकती है, मतलब दिमाग में आ गई ना बेसिकली, तो यही मेमोरी के साथ में कह रही है। अच्छा, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, होप तुम्हें डेफोडिल समझ आ गया हो। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, ठीक है, माया एंजेलो ने लिखी है। अफ्रो अमेरिकन स्ट्रगल का बहुत बड़ा फेस रही है माया एंजेलो। तुम्हें पता होगा कि पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी, रेसिज्म वगैरह होता था, एंड जो तुम्हारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड वो एक है ना आई हैव अ ड्रीम, वो जो भी है, ठीक है, वो स्पीच, वो सब चीज़ें इसी स्ट्रगल की थी। अच्छा, अब टाइटल टॉक्स की अगर हम बात करें तो टाइटल टॉक्स भी वही आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसमें एक इम्प्लाई किया जाता है, हमें सीधा सीधा नहीं बताया लेकिन हमें मेटाफोरिकली ये स्पीच बताती है कि कैसे केज बर्ड्स आर इक्वल टू दिस एंड दिस, एंड हर ह्यूमन को मतलब इतनी तो फ्रीडम होनी ही चाहिए, एंड ये वो, ठीक है, नेचुरली फ्रीडम ही है इंक्लाइंड, हम ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी पैदा नहीं होता स्लेव बनने के लिए, एंड ये वो ऐसे सब चीज़, स्लेव इज अ हार्श वर्ड बट ऐसा प्रॉपर राइट्स ना मिले या कुछ भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। रेसिज्म, पहला तो रेसिज्म है इसका थीम क्या कि हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड फीट आर टाइड, कि उसके जो विंग्स है वो क्लिप किए गए हैं, मतलब वो ज़्यादा ऐसे खोल नहीं सकती, और फीट जो है पैर टाई किए गए हैं बर्ड के जो केज में है, ठीक है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, कि उसके पास कोई और चारा नहीं है बल गाना गाने से, कुछ देखो चल सकता नहीं, उड़ने की जगह नहीं है तो क्या करे, वो गाना ही गाएगा। तो वो वही कह रहे हैं, वही वो कह रहे हैं कि हमारे पास राइट्स ही नहीं है ना, हमारी मतलब कोई काम किया जाता है हमारे ना एक्टिविटी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम बोलने के बिना, प्रोटेस्ट करने के बिना। तो इनडायरेक्टली बहुत रेफरेंसेज हैं इसमें, तुम रेसिज्म की देखोगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि यील्डिंग फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर रेसिज्म है तो वो फ्रीडम की ही तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम मिले, एंड इसमें तुम काफ़ी कुछ लिख सकते हो अगर ये पॉइंट लिख दोगे कि हर ह्यूमन इक्वल राइट्स डिजर्व करता है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब ब्लैक लाइव्स मैटर एक्जैक्टली वो तो चलो इतना पुराना नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मतलब ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन ये स्ट्रगल तो बहुत पुराना है, एंड इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मतलब एक्जैक्टली तुम ये नहीं लिखना कि वो से तुम कहो बेसिक किसी भी देश में कहीं भी ह्यूमन राइट्स तो वही रहने चाहिए ना, ह्यूमंस तो वही अल्टीमेटली, एंड वो सब कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, सबसे पहले तो मेटाफोर। मेटाफोर जैसे मैंने कहा बहुत डायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करना दो बर्ड्स, अब ये पूरी स्टोरी दो बर्ड्स के अराउंड घूमती है इसलिए मेटाफोर, ठीक है, पूरी स्टोरी ही दो बर्ड्स के अराउंड घूम रही है, एंड ये मेटाफोर। अगर एक लाइन में ऐसा थोड़ा बहुत आ गया कंपैरिजन वो सिमिली, ठीक है। अब सिंबल्स के बारे में अगर बात करें पहले तो ये तीन जो है, ठीक है, जो फ्री बर्ड है उसे मिल रहे, बाकियों को नहीं मिल रहे, सन, विंड और हिल। जो अंदर है उसे सन अच्छे से मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, सनलाइट तो कहीं पहुंच रही है। जो विंड है वो तो अंदर कहीं वो एक्सपीरियंस करेगा जो केज बर्ड है, और हिल पे तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीनों किसे मिल रही है, ओनली फॉर द फ्री बर्ड, एंड सन को एम्फेसिस करके तुम कह सकते हो फ्रीडम। सूरज कहीं भी जा सकता है, तो वो बर्ड क्या कहता था कि जितना सूरज की किरणें हैं वहां तक, जितना स्काई है मतलब वो सब मेरा है, वो ऐसे सन को चैलेंज कर रहा था बेसिकली, तो फ्रीडम, ठीक है। विंड इज इक्वल टू पावर, क्या विंड जो है वो इज इक्वल टू पावर है, कि वो ऐसे अपनी हवा से कहीं भी ऐसे मतलब हवा को ऐसे चीरती हुई जा रही है, एंड पूरा नीचे ऐसे डाइव लगाती है, वो मतलब खुली है, फ्री है, ठीक है, वो बेसिकली फिर पावर दिखा रही है। हिल के ऊपर ग्लोरी, जैसे अब तुम सोच के देखो, ऐसे तुम हिल के ऊपर ऐसे खड़े हो सुपरमैन पोजीशन में, तो ग्लोरी दिख रही है तुम्हारी, ये सब, तो वो चीज़
तीनों चीजें मिसिंग है जो केज्ड वर्ड है उसमें, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन की बात करते हैं। एलिट्रेशन में, अब एलिट्रेशन होता है कि मतलब बोलने में जो होता है ना कि सेम साउंड रिपीट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल द फैट वॉर्म वेटिंग ऑन, द फैट वॉर्म वेटिंग ऑन, वॉर्म वेटिंग, WW ऐसा आ गया ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। दूसरी लाइन, हिज शैडो शाउट्स ऑन आ, ठीक है, शैडो शाउट्स, शैडो शाउट, SH दोनों साउंड मैच कर रही है। दिस वॉज आई नो बाय द केजवर्ड सिंग्स, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पोइम है, ठीक है, जो रेसिज्म वगैरह को काफ़ी अलग लेवल से तरीके से डील करती है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद पैट्रियट की बात करते हैं। पैट्रियट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, ठीक है। अब ये जो है ये तो याद करके ही जाऊंगे ऑब्वियसली, ठीक है। स्टोरीज का भी करोगे और इसका भी करोगे कि कौन है, किसने लिखी है, कौन, उसका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं आता, ठीक है, नहीं आता मोस्टली, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, बट नाम इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये क्या है, अब पैट्रियट क्या कहता है, फॉल ऑफ हीरोज के बारे में। अब ये लूजली बेस्ड है फॉल ऑफ हीरोज इन इटली, ठीक है। इटली में जो फॉल ऑफ हीरोज हुआ था जब वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रिया से, तो पहले जो बहुत ऐसे नेशनल लीडर्स वगैरह थे वो सब 1 साल 1.5 साल बाद वो ही लोगों की नज़रों में खराब हो जाते थे। एंड इसमें तुम, इसका थीम काफ़ी सिंपल है, 2 तरीके से तुम लिख सकते हो। तो फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, कि लोगों के अपने ओपिनियन पे कभी स्टिक ही नहीं कर पाते, ठीक है, लोग इतने दोगले होते, दोगलापन, हाँ बहुत अच्छा वर्ड है, ये नहीं लिख सकते बट इसको समझने के लिए बहुत दोगलापन है लोगों का। जब चाहे वो उसे राजा बना दिया, जब चाहे उसे रंक बना दिया, जब चाहे उसे मतलब ऐसा मान लिया कि तुम ही भगवान हो हमारे लिए, तुम ही सब कुछ हो यार, लाइक यू आर एवरीथिंग, ठीक है। कभी उसको इतना नीचे गिरा दिया, इंसानों की तरफ तो कभी देखा ही नहीं, कभी तो इतना एडमायर कर दिया, इतना फॉलो कर दिया, कभी इतनी ही उसका मतलब बेइज्जती कर दी, राइट। ये हर जगह होता है। कई तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स जिसके बारे में इतनी तारीफ होती है, कुछ कर दे ऐसा गलत, ठीक है, कभी कुछ ह्यूमनली एरर कर दे तो वो कहाँ से कहाँ आ जाता है, दैट इज इट। या इतना प्रेज भी ना करो ना स्टार्टिंग में, के बाद में इतना खराब लगे तुम्हें, इतना फॉलो कभी किसी को मत किया करो, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं, फॉलो नहीं करना, सीखना है बस लोगों से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब पहला क्या, फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, इसमें तुम ऐसे लिखते हो माइंड वॉश करना वगैरह, वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट इसमें तुम समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पिरिट ऑफ ऑप्टिज्म। स्पिरिट ऑफ ऑप्टिज्म काफ़ी मतलब इसमें देखो तुम एंड में भी ना वो इतना निराश है वगैरह सबके, मतलब पहले इतना मैं अच्छा था, फिर लोगों की नज़रों में अब लोग मुझे कुछ मानते नहीं है, बुरा मानते हैं, क्रिमिनल मानते हैं और मुझे सज़ा सुनाने जा रहे हैं, पर वो खुश है कि मरने के बाद मैं जब भगवान के पास जाऊंगा, ये लोग तो मुझे मेरा मतलब जो मैं डिजर्व करता था चीज़ें मुझे नहीं दे पाए, लेकिन जब मैं भगवान के पास जाऊंगा वो डेफिनेटली मेरा पूरा हिसाब रखेगा एंड ही विल रिवॉर्ड मी वेल, ठीक है, ही विल केयर फॉर मी, ही विल रिवॉर्ड मी। तो स्पिरिट ऑफ ऑप्टिज्म, अब तुम रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई भी कहानी पढ़ लो ना, मेजॉरिटी वंस, उसमें तुम्हें एंड में स्पिरिट ऑफ ऑप्टिज्म जरूर दिखेगा। वो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं कि आजकल एथियस्ट वर्ल्ड में, आज के ऐसे वर्ल्ड में बहुत जो मतलब लोग बहुत ऐसा सुसाइडल हैं, बहुत मतलब नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है, उसमें एक ऑप्टिज्म की फीलिंग लेके आना बहुत डेफिनेट, मतलब उस टाइम पे लिखना भी इज अ बिग थिंग, बहुत अ बिग थिंग, ठीक है। अब राइम स्कीम की बात करें तो बाकियों में इतनी नहीं थी, इसमें क्या है, ए, ठीक है, A ठीक, मतलब एक लाइन, फिर दूसरी लाइन अलग, फिर तीसरी लाइन, और देखो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन सेम, सेकंड और फोर्थ लाइन सेम, यही वो बता रही है। इमेजिनरी की बात करें तो क्या क्या है, ए फ्यू पैरालाइज्ड पर्सन सिटिंग ऑन अ रूम। अब इमेजिनरी मतलब कि तुम्हें कुछ इमेजिन कराती है, कोई लाइन तुम्हें कुछ अगर इमेजिन कराती है उसे हम इमेजिनरी बोलते हैं लिटरेरी वर्क में, ठीक है। क्या है, सबसे पहला तो एक कुछ पैरालाइज लोग, तुमने पढ़ा कि रूम के बारियों पे बैठे थे, तो वो तुम्हें इमेजिन करा दिया ना कि अच्छा ऐसे बैठे होंगे पैरालाइज लोग, मतलब बीमार से लोग जो कि देख रहे, बाकी स्ट्रीट खाली पड़ी है, ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। तो ये विजुअल हो गया कि तुम दिखा रहे हो लोगों को ऐसा। दूसरा, रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल्स, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आवाज़, ऑडियो से इमेज करा रहे तुम्हें कि हाँ वहाँ पे ऐसे चर्च की बेल्स बज रही होंगी, ठीक है। वो तो पहले की बात है ना, जब वो ऐसा बहुत तगड़े लेवल का मतलब हीरो बन के आया था तब, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फीलिंग ऑफ टाइट रोप कटिंग इन हिज हैंड्स, तो फील करा रही है ये चीज़ तुम्हें, क्या फील करा रही है कि जब उसके ऐसे हाथ बांधे हुए हैं तो इतने ज़्यादा टाइटली बांधे हुए हैं कि मतलब उसके जो हाथ हैं वो कट रहे हैं, ऐसा खून भी मतलब बहुत ऐसे ज़्यादा कट रहे हैं। और एक और इसमें तुम देख सकते हो कि जब उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सिर से खून निकल रहा है, क्योंकि कुछ लोग उसको पत्थर मार रहे हैं कुछ ऐसा, तो उसको ऐसा लगने लगा। मतलब सोचो कितने तगड़े लेवल पे तुम्हें इमेजिन कराया जा रहा है चीज़ें, सो इमेजिनरी। उसके बाद एल्यूजन की बात करते हैं। एल्यूजन क्या है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस भैया मतलब डायरेक्ट तुम ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे नहीं बताया इसके जैसा था मैं वैसे जैसा था, बट हम देख सकते हैं उसने कहा ना कि 1 साल पहले तो मैं लोगों के लिए कुछ भी मतलब वो मेरे लिए जान मारने को तैयार थे और मैं
उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल जो कोई नहीं कर पाता था मैं कर देता था उनके लिए। एंड मैंने तो पूरा मतलब उसने फिर ऐसा बोला इनडायरेक्टली कि अगर वो कहते हैं मुझे कि सूरज को लेके आओ तो मैं सूरज तक भी चला जाता हूँ उनके लिए लेके आना, ठीक है, इतना करता था। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस इकरिस किया, ठीक है, ये माइथोलॉजिकल रेफरेंस है बेसिकली। तो क्या वो इकरिस ने क्या किया था यार, मतलब अब पूरी कहानी समझाना तो थोड़ा वो होगा, बट इकरिस एंड फादर ने ऐसे कुछ विंग्स वगैरह बनाए थे वैक्स के, तो वो जेल से निकल गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद हिज फादर वांट हिम कि भाई ज़्यादा ऊंचा मत जाना, अगर तुम घूमने वगैरह जा रहे हो, और ज़्यादा नीचे भी मत आना, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वैक्स को पानी भी खींच लेगा और वैक्स अगर ज़्यादा ऊपर जाओगे तो जो सन है वो उसे पिघला देगा तो तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। तो इसलिए ये सब ऐसी चीज़ है। लेकिन वो माना नहीं, वो खुशी खुशी में सन के बहुत क्लोज चला गया, वहाँ पे उसके मेल्ट हो गया एंड फिर वो गिरा। तो वो फॉल दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है सही में कि ये बंदा जिसके बारे में पेट्रोट के बारे में है वो सही में सूरज तक चला गया, बट कहना क्या चाहते हैं कि इकरिस जो सन तक गया था एंड फिर वहाँ से गिरा बहुत बुरी तरह। मैं भी सूरज तक पहुँच गया था, इतनी हाइट पहुँच गई थी 1 साल पहले मेरी, लेकिन मैं पता नहीं मैं एक आधी गलती हो गई, जो कि गलती हमें स्टोरी में बताई नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना जोर से गिरा, ठीक है, कहाँ से कहाँ गिरा मैं, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, कितना सही लेवल का लिखा है, ठीक है। उसके बाद आयरनी एक है। अब आयरनी क्या है, एंड में तुम देखोगे व्हेन ही इज डाइंग, जब वो मरने वाला है तो वो खुश है, ठीक है, ही फील सेफर, उसे सेफ फील हो रहा है कि अब मैं मरूंगा तो अब मैं भगवान के हाथ चला जाऊंगा, अब एटलीस्ट ही विल रिवॉर्ड मी, एटलीस्ट ही विल टेक केयर ऑफ मी। तो मतलब मरते टाइम तो लोग ये हो रहे हैं ना सब खत्म हो रहा है, नहीं, वहाँ पे कि इसके बाद अच्छी जर्नी शुरू हो जाएगी, अभी तक तो खराब थी, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही, ठीक है। अब अबू बेन एडम के बारे में पढ़ते हैं। अबू बेन एडम इज अनदर रिलीजियस स्टोरी, ये रिलीजियस नहीं थी बट हमने थोड़ी बना दी, ठीक है, एंड में। अबू बेन एडम एक तो लूजली बेस्ड है किंग ऑफ बल्क के ऊपर, ही लाइक उसे माना जाता था कि ही इज लाइक रियली रिलीजियस एंड वो, ठीक है। और ले हंट कौन, ले हंट, अबू बेन एडम किसने लिखी है, ले हंट ने, ठीक है। इसका थीम क्या है, सबसे पहले तो लव फॉर मैनकाइंड, कि इसमें तुम्हें बताया जाता है ना कि भगवान उसी को प्यार करता है जो कि अपने इंसानों को प्यार करता है। तो एक तो अबू बेन एडम का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि ही इज़ लाइक रियली गुड एंड ही इज़ लाइक रियली सर्व्स पीपल एंड सबकी मदद वगैरह करते रहते हैं। एंड दूसरी चीज़ लव फॉर मैनकाइंड में तुम लिख सकते हो कि वो बुक में जिसमें द एंजल वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ द पीपल, एंड अगले दिन जब उसने दिखाया कि लोगों को किसने मतलब भगवान को किसने ब्लेस कर दिया, तो उसमें सबसे पहला नाम अबू बेन एडम का था, बिकॉज ही लव्ड मैनकाइंड, ठीक है। तो ये तुम एक लव फॉर मैनकाइंड लिख सकते हो। लव फॉर गॉड में भी वही चीज़ें आती है, बस थोड़ा अलग अप्रोच से लिखना। लव फॉर गॉड मतलब कि हम लाइक काफ़ी बिजी हैं मंदिर जाने में, मस्जिद जाने में, गुरुद्वारे जाने में, मतलब कुछ भी ऐसे लिख सकते हो अलग अलग टाइप्स के, चर्च जाने में, दैट थिंग्स ऑल आर गुड। बट वो लोग जो सिर्फ ये सब चीज़ें करते हैं और अपने आसपास के लोगों को अवॉइड करते हैं, अपने आसपास लोगों को उनके दुख नहीं समझ सकते, उनकी चीज़ नहीं कर सकते, अगर उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, मैन काइंडनेस नहीं है, तो उनको भगवान का प्यार कभी मिल नहीं सकता, बिकॉज भगवान का प्यार लाइज इन सोल टू सोल, एंड सोल सब में होती है, वो सब चीज़ें ऐसे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस टॉपिक से रिलेटेड रहे। उसके बाद क्या है कि पैराबल, एक तो हम पैराबल के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट स्टोरी टू कन्वे अ मॉरल, ये इसके बारे में लिटरेरी वर्क क्या है कि सबसे पहले कि ये एक पैराबल है। पैराबल होता है यार कि एक छोटी सी कहानी सुनाना जिससे हमें कोई मीनिंग मिले, ठीक है। अब ये पूरी कहानी क्यों है, मेन इसका थीम क्या था कि भगवान से प्यार करना है, तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों से प्यार करो, ठीक है, लोगों का ये सब करो। बाकी सब में तुम देखोगे उनकी अपनी कहानी चल रही है, ठीक है, तो वो सब है, ये पैराबल है। अब दूसरा के कपलेट फॉर्म में, कपलेट मतलब कि पहली 2 लाइन्स सेम होंगी, सेम मतलब राइमिंग होंगी, और 3rd 4th लाइन राइमिंग होगी, ठीक है। तो कपलेट क्या, ए बी बी। उसके बाद सिंबल्स की बात करें तो बुक ऑफ गोल्ड क्या इंप्लाई करती है, रिचनेस ऑफ स्पिरिट। बुक ऑफ गोल्ड जिसपे नाम लिखे जाए थे वो क्या इंप्लाई करती है कि जिनको भगवान मतलब जिनको भगवान प्यार करते हैं या फिर भगवान वो जो भगवान को प्यार करते हैं, राइट, तो वो इंप्लाई कर रही थी। तो सिंबल उसका इनडायरेक्ट क्या है कि रिचनेस ऑफ स्पिरिट, कि दिल में कितना रिच हो तुम, अमीर हो दिल से, स्पिरिट से, वही अप्लाई कर रही थी ना। अब जो लोग, ठीक है, प्यार करते हैं भगवान को, जो लोग प्यार करते हैं अपने फेलो मैन को, उनका इनडायरेक्टली मतलब तो वही हुआ, ठीक है। दूसरा वेकनिंग लाइट जो उसके रूम में पाई गई थी, ठीक है, अबू एंड एडम के रूम में एक जैसे सीरीन सी लाइट वगैरह थी, वो क्या अप्लाई कर रही थी, वो थी अवेयरनेस ऑफ गॉड। जब लोगों को ऐसा पूरा वो हो जाता है, एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान है वगैरह, तब उनके आंखें खुल जाती है, वो सब चीज़ हो जाती है। दैट वाज लाइक वो नींद से उठा, समझ रहे हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद 9 गोल्ड मेडल्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग सॉन्ग, मैंने सारे इंटरेस्टिंग ही है बट ये भी काफ़ी सही लगी मुझे, ठीक है। डेविड रोथ ने लिखी है, क्या डेविड रोथ ने लिखी है स्पेशल ओलंपिक्स। अब ये काफ़ी मैं मतलब इस पर एम्फेसिस करता हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स के 2 मतलब निकलते हैं, ठीक है, तभी मैंने डबल उसे कॉलम किया। तो स्पेशल ओलंपिक्स, एक तो स्पेशल इसलिए बिकॉज वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग थे या फिर डिफरेंटली एबल्ड हम बोलते हैं, तो दे वर पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो स्पेशल ओलंपिक्स एक तरीके से। दूसरा स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें जो इवेंट्स हुए, क्या इवेंट हुआ
तुम्हें पता है कि जब एक बंदा गिर गया तो बाकियों ने, ऐसा नहीं कि वो जीत जाए, एक कंटेस्टेंट कम हो गया है अच्छी बात है, नहीं, सब लोग रुके। ऐसा नहीं कि वो था कि एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को, सब एक साथ ही रुक गए, यूनानिमस था, ठीक है, और वापस आए, उसको उठा के चलते चलते पहुंचे एंड तक। उनको क्या पता था कि गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, बट दे फिनिश द रेस उसके साथ, ठीक है। सो इस एक और तरीके से ये स्पेशल ओलंपिक्स है। अब ये क्यों है, इसमें इसके तुम थीम में लिख सकते हो। पहले तो एम्पैथी। अब हमें ना सिंपैथी और एम्पैथी में मेरी 10th में फ़र्क ही नहीं पता था, फिर हमें सर ने बताया था हमारे बोर्ड से थोड़े हफ्ते पहले ही, एक आध हफ्ते प्री बोर्ड्स में, कि एम्पैथी और सिंपैथी का ये होता है, सिंपैथी जब तुम किसी के लिए सैड फील करते हो या कुछ ऐसा करते हो, ठीक है, कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो तुम अपने दोस्त को सांत्वना दे रहे हो, यार कोई नहीं यार, चलो होता है, चलो होता है। लेकिन एम्पैथी ये बेसिकली, मैंने सर ने इतनी एग्जांपल देखी नहीं समझाया तो वो तो मैं समझा, बट एम्पैथी इज बेसिकली कि तुम किसी को उसकी जगह पे जाके देख रहे हो, मतलब यू नो कहते हैं ना कि तुम उसके शूज़ में जाके देखो, शूज़ में ऐसा नहीं कि शूज़ के अंदर देखने लग जाओ, मतलब उसके स्टैंड पॉइंट से देखो, ठीक है, उसके नज़रिए से देखो, उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देखो बेसिकली, ठीक है। तो वही चीज़ एम्पैथी की होती है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसको मतलब उसकी जगह पर जाकर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वो गलत लगे, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो क्यों कर रहा है वो चीज़, तो ऐसा कुछ मतलब होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, क्या ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के काफ़ी दिखाया कि आजकल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया स्पोर्ट्स वगैरह में, अच्छा है कि जितने कंपटीटर्स कम हो, लोग तो अच्छा मानते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, गोल्ड 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 ये वो, लेकिन इसमें ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वापस दिखाई गई कि यार असली स्पोर्ट्समैनशिप ये वही एम्पैथी, इसमें तुम लिख सकते हो थोड़ा बहुत कि ये नहीं होता यार कि मतलब तुम्हें जीतना है, ये होता है कि तुम्हें फेयरली खेलना है एंड यू नो एम्पैथी दिखानी है, ह्यूमननेस दिखानी है स्पोर्ट्स में भी, ठीक है। उसके बाद रेपिटेशन, अभी हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस फिर से पढ़ लेते हैं। रेपिटेशन है पहले तो। अब 9 गोल्ड मेडल में कौन सा है, रेपिटेशन। क्या, क्योंकि ये जो लाइन है सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, 2-3 बार एंड में आते आते बोलते हैं क्या कि सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, कि जो ऊपर स्पेशल ओलंपिक्स लिखा था उसने बहुत ज़्यादा कह दिया, मैं कभी मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कह पाऊंगा वो मूवमेंट से, ठीक है, मेरे जो शब्द हैं वो इतना बयान नहीं कर पाएंगे जो मैंने वहाँ पे देखा, ठीक है। डेविड रॉथ ऐसा बोलते हैं, सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। मज़ा आता है ये लाइन पढ़ के, अभी भी गूज़बम्स क्यों आ रहा है मुझे, ठीक है। सो रेपिटेशन ऐसा होता है। दूसरा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी तुम्हें पता है हमने कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा, ठीक है, कि सेम साउंड करना। क्या है, स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, ये किसके लिए यूज हुआ है, स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, ये वर्ड भी याद कर लो, काम आएगा, कि जब वो गिर जाता है फर्स्ट प्लेयर, जो यंगेस्ट प्लेयर है वो गिर जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। उसके बाद क्या है, जॉइंड हैंड्स एंड कॉन्टिन्यूड, जॉइंड हैंड्स एंड कॉन्टिन्यूड, जॉइंड हैंड्स एंड कॉन्टिन्यूड, ठीक है, आ रहे ना वर्ड्स की इसमें सेम साउंड, जॉइंड हैंड्स एंड कॉन्टिन्यूड, ठीक है। एनीवे, तो दिस वाज योर एलिट्रेशन, ये सब तुम्हारा आता है। अब कईयों को लगता है कि भैया क्या हमें पूरा याद होना चाहिए पोएम की एक एक लाइन, सब तो याद नहीं होती यार, कभी भी नहीं होती, लेकिन हाँ तुम्हें रीडिंग लगा के जानी है, ठीक है, जितनी बार हो सके, एक बार आज रात को कर लो, एक बार कल सुबह उठ के कर लो, पॉइंट्स की रीडिंग इज अ मस्ट, ठीक है। मैं देखो अपने टाइम पे भी मैंने पॉइंट्स तो काफ़ी बार रीड करी थी, जो तुम्हारी स्टोरीज हैं वो ऑन द अदर हैंड मैंने मे बी 1-2 मैंने यूट्यूब वगैरह से देख ली थी क्योंकि वो पूरी नहीं हो पा रही थी, आई लाइक बोरिंग लगती है ये वो। मर्चेंट ऑफ वेनिस और पॉइंट्स ये तो मैंने अच्छे से रीड करी थी, और मैंने मे बी पॉइंट्स ही 2 अटेम्प्ट किए थे, एक एमओवी से किया था और एक तुम्हारा उससे किया था, ठीक है, स्टोरी से। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट योर ट्रेजर ट्रॉफ की पॉइंट्स, एंड मे बी आई विल सी यू लाइव इन द इवनिंग, मुझे नहीं पता नेट चलेगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मर्चेंट ऑफ वेनिस सीरीज एंड थैंक यू।